हेलो व्यूअर्स। तो हम अब कर रहे थे हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरी, और हम लोगों ने पीछे मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बारे में समझ रहे थे। अब हम लोग समझेंगे कि किन किन कारणों की वजह से जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन हुआ था। उसमें टॉपिक नंबर 1 है हमारा औरंगजेब रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि औरंगजेब की ऐसी कौन कौन सी नीतियाँ थी जिसकी वजह से जो मुगल एम्पायर था वो पतन की ओर चला गया था, यानी कि ख़त्म होने की कगार पे आ गया था। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो औरंगजेब रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि औरंगजेब की जिम्मेदारी। ऑल्सो द एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स ऑप्टिमम पॉइंट अंडर द औरंगजेब, येट इट ओनली रिजेंबल एन इन्फ्लेटेड बलून। यानी कि भले ही हम लोग बात करें, जो मुगल एम्पायर था वो सबसे बड़ा कब हुआ था? मुगल एम्पर औरंगजेब के समय पर। तो अब भले ही बड़ा हो गया हो, पर ये क्या था? फूला हुआ गुब्बारा था, और जिसे हम लोग एक पिन की मदद से तो फोड़ दिया गया। एक तरीके से कह सकते हैं फूला हुआ गुब्बारा जैसे था ये। Mughal Empire had expanded beyond the of effective control, and its vastness only tended to weaken the center. तो बेसिकली इनका एम्पायर इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि अब यहाँ इनका जो सेंटर था, जहाँ से ये कंट्रोल करते थे, वो सेंटर कमज़ोर पड़ गया था। कि आप लोग वही है कि आप लोग जितना खा सकें उतना ही खाएं। ज़्यादा खाएंगे तो फिर दस्त हो जाएंगे आपको। तो बात तो ये होती है सीधी सीधी। हिज पॉलिसीज ऑफ रिलीजियस बायोटिज्म proved counterproductive and provoked a general discontent in the country, and the empire was faced with rebellion of six Jats and Bundelas, the Rajput, and above all द मराठास। तो बेसिकली इनकी कुछ रिलीजियस कट्टरता की पॉलिसी थी, एक तरीके से कहा जाए तो। अब ये इस्लाम लॉ को इंडिया के अंदर लाना चाहते थे। अब जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो थोड़ा ना आपको मानेंगे, चाहे आप जितने भी बड़े महान रहिए या जितने पावरफुल रहे, आप किसी का जबरदस्ती धर्म थोड़ा ना चेंज कराएंगे। तो इन्हें बहुत अलग अलग जगह से विद्रोह देखने को मिला। सिक्स ने इनके ऊपर अटैक किया, जाट्स ने किया, बंदीलास ने इनके खिलाफ रेबेल कर दिया, मराठास ने तो फिर यही किया था। औरंगजेब वाज ऑर्थोडॉक्स इन हिज आउटलुक। तो ये अब क्या थे? कट्टरपंथी थे ज़्यादा। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कि अपनी जो धर्म को लेकर, या फिर हम लोग बताएं किसी चीज़ को लेकर, अपनी चीज़ को अच्छा मानना और दूसरी चीज़ को बुरा मानना। ऑर्थोडॉक्स एक तरीके से आप लोग ये समझ सकते हैं। एंड ही ट्राई टू रिमेन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इस्लामिक लॉ, यानी कि वो कंट्री को अपने इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग चलाना चाहता था, जो कि इंडिया के बाहर डेवलप हुआ था। तो बेसिकली जो ऐसी कोई चीज़ जो बाहर डेवलप हुई इंडिया की, और वहाँ पे जहाँ भी डेवलप हुई है, तो वहाँ का जो लोग थे वो सब एक ही विचारधारा के होंगे, या फिर एक ही कल्चर से बिलोंग करते होंगे। पर यहाँ तो हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जाति। अब यहाँ पे आप लोग रास्ते में निकल जाइए तो हर एक 1000 किलोमीटर पे आदमी की भाषा चेंज हो जाती है। अगर आप एग्जाम्पल लें, अगर यूपी की बात करें तो यूपी में मथुरा की भाषा अलग होती है, कानपुर की भाषा अलग होती है, और अलग मुंबई में निकल जाइए तो मुंबई की भाषा अलग है, दिल्ली की भाषा अलग है। तो इतनी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। और अब उसी उसी पे भी आप लोग, अगर आप एक ही फ्रेमवर्क के ऊपर पूरी कंट्री कंट्रोल करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इस्लामिक लॉ से अकॉर्डिंग वो इंडिया को चलाना चाहते थे, जो कि इंडिया के बाहर बना था, तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई इंडिया में। The failure of Aurangzeb to respect the responsibility of non-Muslim subject on many occasions, his adherence on to the time-worn policy, temples and re-imposition of jizya tax। तो बेसिकली अब इन्होंने क्या किया कि भैया हिंदुओं को छोड़कर, सॉरी मुस्लिम्स को छोड़कर, बाकी जितने भी धर्म थे नॉन मुस्लिम से, उनके ऊपर जिजिया टैक्स लगा दिया। अब भैया आप अपने जो आपके धर्म के लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और जो आपके धर्म के अलग हैं तो उनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। तो भैया आप डिसकंटेंट तो फैलाएगा ही फैलेगा। तो वही है, जिजिया टैक्स वही है कि धार्मिक टैक्स होता है, एक तरीके से कहा जाए तो। एस लेड डाउन बाय द Islamic law did not help him to really Muslim to his side and generate a sense of Islamic law did not help him really Muslim to his side generate great sense of loyalty toward a state on Islamic law. On the other hand, it alienated the Hindus and strengthened the hand of those sections which were opposed to the Mughal Empire to the पॉलिटिकल और अदर रीज़न। यानी कि अब बेसिकली अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि मुस्लिम्स हमारे साथ में आ जाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर बाकी जो हिंदूज़ थे वो तितर-बितर हो गए और उनके पास चले गए, जिनसे इनकी पर्सनल पॉलिटिकल दुश्मनी थी, या फिर छोटे-छोटे हम लोग बात करें साम्राज्य या दूसरे अलग-अलग रीज़न की वजह से, जो इनसे मतलब कटे हुए थे, मतलब विरोधी में थे कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, मौका मिलने दो हमें। तो फिर जो हिंदूज़ के ऊपर आप टैक्स लगा दिया, तो इनसे वो अलग हो गए और उनके पास जाके जुड़ गए, जो कि मुग़ल्स के विरोध में थे या फिर खिलाफ थे। तो अब कुछ इनकी ऐसी पॉलिसी
पॉलिसीज़ ऐसी थी, आप लोग खुद देख रहे हैं कितनी खराब पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो फिर आपका साथ क्यों देगा? आप मुगल एम्पायर तो फिर भैया वीकेंड होगा ही होगा। तो औरंगज़ेब मिस्टेकन पॉलिसी ऑफ कंटीन्यूअस वॉर इन दक्कन। तो आप लोगों ने अभी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर मूवी चल रही है मराठाओं के ऊपर, आई मीन औरंगज़ेब के ऊपर चल रही मूवी। उसमें वही वही है कि भैया शिवाजी महाराज के ऊपर उन्होंने लगातार अटैक करते रहे और इन्होंने 27 साल तक वहाँ पे अपने रिसोर्सेज़ को वेस्ट किया और इनको अपने पूरे रिसोर्स खत्म कर लिया। आप कंटिन्यू वॉर में रहे वहाँ पे, कंटिन्यू वॉर में रहे कहाँ पे? दक्कन में, और इस वजह से इनके जो रिसोर्सेज़ है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। इवन कि ये बातें मारते थे अपने पिताजी से कि आपने सारा पैसा ताजमहल बनाने में खर्च कर दिया, आपने तो पूरा वॉर में खर्च कर दिया। कम से कम शाहजहाँ को उनके ताजमहल के लिए जाना जाता है, आपने युद्ध कर लिया, आपको तो बुराई के लिए ही जाना जाता है ना। मैं अपने पर्सनल व्यूज़ नहीं दे रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा पर्सनल व्यूज़ नहीं है किसी को लेकर, ना ही मैं देना चाहूँगा। सो औरंगज़ेब्स वेरियस स्टेप्स मार्क द स्टार्ट ऑफ डिक्लाइन, सॉरी स्टार्ट ऑफ मुगल एम्पायर डिक्लाइन, यानी कि जो औरंगज़ेब के कुछ ऐसे कदम थे या फिर कुछ ऐसी नीतियाँ थी जिसकी वजह से मुगल एम्पायर क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो और मुस्लिम लोगों ने भी इन्हें कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। मिलते हैं अपने अगली वीडियो, और ये जो वीडियो है आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और बाकी की जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के वीडियोज़ हैं वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे और कंटिन्यू आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।